हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन का हिंदी। ठीक है, सीटेट पेपर वन का हिंदी पढ़ेंगे और यह प्रश्न आपका पूछा गया था 9 जनवरी। कब पूछा गया था? आपका 9 जनवरी 2023 को। ठीक है, 9 जनवरी 2023 को सीटेट की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीटेट पेपर वन का जो आपका हिंदी से प्रश्न पूछा गया था वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। दोस्तों, आपको हम बता दूं कि आपके लिए लगातार हम 2011 से, जब से सीटेट की एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है तब से, यानी 2011 से लेकर के अब तक 2023 तक सीटेट की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्न का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और आज हमारा 2023 में, आप जानते हैं कि 2023 में कई डेट में एग्ज़ाम हुआ है आपका सीटेट का। ठीक है, तो सभी डेट का डेट वाइज, ठीक है, जितने भी डेट में आपका सीटेट की परीक्षाएं हुआ है, ठीक है, वो सभी परीक्षाएं में पूछे गए प्रश्न का आपका हम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर ही सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा। तो आप यदि बढ़िया अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप निश्चित रूप से सीटेट के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, आप वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक, तो हम 2023 तक तो करा ही दिए, बच गए आपका 2024 का। तो 23 जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम 2024 का लेकर हम आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2023 में आपका हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर वन में, शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। आप जानते हैं कि हिंदी में जो है आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें 15 नंबर का जो प्रश्न होता है वो गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है। यदि आप गद्यांश को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो उसी गद्यांश पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित जो प्रश्न आपको पूछेगा उसका उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश को क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 91 से 99 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हम अभी आपको बताए हैं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा। गद्यांश और पद्यांश से आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछता है आपका सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित आपको प्रश्न आगे देखने को आपको मिलेगा। देखिए गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ गद्यांश है, समय की उपेक्षा करने वाले को समय नष्ट कर देता है। समय को उपेक्षा करने वाले को, समय की बर्बाद करने वाले को समय क्या कर देता है, समय उसको नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे। महात्मा गांधी जी सभी कार्य क्या है, वे अपने निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचे। महात्मा गांधी अपने सभी काम जो है निर्धारित समय पर करते थे। ठीक है, और वे हमेशा क्या है, व्यस्त रहते थे और निरंतर प्रगति कार्य करते हुए वे क्या है, सफलतम महान व्यक्ति की श्रेणी में पहुंच गए। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी और एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। ये सब क्या थे, ये सब वैज्ञानिक थे। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी और एडिसन, ये सभी कौन थे, आपका महान वैज्ञानिक थे। ये सभी क्या है, समय का सही उपयोग करके क्या बन गए, महान आविष्कारक बन गए। ठीक है, समय का सदुपयोग भाग निर्माण की आधारशिला होती है। समय का सही उपयोग क्या है, भाग निर्माण की क्या होती है, बुनियाद होती है, यानी आधारशिला होती है। ठीक है,
असमय कार्य करने वाले काय और निरुद्यमी बन जाते हैं। यहाँ से प्रश्न को बनेगा कि असमय कार्य करने वाले क्या बन जाते हैं, तो कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं असमय कार्य करने वाले। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। क्या है, अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब यानी बिना देर किए समय पर कार्य करना ही क्या है, समय का सही सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है। जो व्यक्ति अपना काम समय पर करते हैं वे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, वे समय का पारखी होते हैं। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है, तो क्या करता है, समय का सदुपयोग करना जान लेता है, वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख लेता है। जो व्यक्ति समय पर सही काम को करना सही ढंग से करना सीख जाता है, ठीक है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, महान हो जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना चाहिए। हर व्यक्ति को पैसे से ज़्यादा किसका ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। ठीक है, तभी क्या है, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल हो जाएगा। पैसा से ज़्यादा क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, समय पर ध्यान देना चाहिए। तभी वह क्या है, व्यक्ति हर क्षेत्र में क्या है, सफल हो पाएगा। तो ये तो आपका गद्यांश दिया हुआ था। अब यहाँ पर गद्यांश से आधारित प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न कहता है समय नष्ट कर देता है। तो देखिए, समय किस व्यक्ति को नष्ट करता है, कैसा व्यक्ति को नष्ट करता है समय, तो वैसा व्यक्ति जो समय का क्या करता है, बर्बाद करता है। ठीक है, समय को व्यर्थ गंवाता है, वैसे व्यक्ति को समय क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। समझ रहे हैं बात को, कैसा व्यक्ति को समय बर्बाद करता है, तो वैसा व्यक्ति जो समय को क्या करता है, दुरुपयोग करता है। क्या करता है, समय को दुरुपयोग करता है। वैसे व्यक्ति को समय क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो समय व्यर्थ गंवाने वाले व्यक्ति को समय क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो समय नष्ट कर देता है कैसा व्यक्ति को, तो समय व्यर्थ गंवाने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 91 का क्या होगा, 91 का आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। समय व्यर्थ गंवाने वाले व्यक्ति को समय क्या करता है, नष्ट कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी की गणना सफलतम व्यक्तियों में होती थी क्योंकि। देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे वे अपने सभी कार्य समय पर करते थे। ठीक है, वे सभी कार्य समय पर करते थे, इसलिए वे सफल व्यक्तियों में क्या है, सफल व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंच गए थे। कौन, आपका महात्मा गांधी जी। क्योंकि वे सभी काम जो है ना अपने निर्धारित समय पर करते थे, यानी व्यस्त होते हुए भी वे सभी काम जो है अपने निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए महात्मा गांधी जी सफल व्यक्ति की श्रेणी में पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वे महात्मा गांधी जी जो थे वे समय को क्या करते थे, सदुपयोग करते थे, यानी समय के वे क्या थे, पाबंद थे, यानी वे सभी काम जो है ना सही समय पर करते थे, समय निर्धारित समय पर करते थे। ठीक है, सभी काम को, इसलिए वे क्या थे, समय के पाबंद थे। तो महात्मा गांधी की गणना जो है ना सफलतम महान व्यक्ति की श्रेणी में होती थी क्योंकि वे सभी काम क्या है, सही समय पर करते थे। तो वे सभी क्या है, तो वे समय के पाबंद थे। कौन, आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या थे, समय के पाबंद थे, इसलिए वे महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में क्या है, पहुंच गए थे। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, वे समय के पाबंद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाग निर्माण की बुनियाद है। देखिए, भाग निर्माण की बुनियाद है आपका समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करना ही भाग्य का आधारशिला होती है। भाग निर्माण की आधारशिला जो है ना समय का सदुपयोग होती है। ठीक है, समय का सदुपयोग ही भाग निर्माण की आधारशिला होती है। ठीक है, तो भाग निर्माण की बुनियाद क्या है, आपका समय का सदुपयोग करना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि हर व्यक्ति को पैसा की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है। तो देखिए, हर व्यक्ति को पैसा की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना चाहिए, तभी वह अपने क्षेत्र में क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। वाक्य से तात्पर्य है
कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की अपेक्षा किस पर अधिक महत्व देगा? समय को अधिक महत्व देगा। ठीक है, तो समय को अधिक महत्व देने से क्या होगा? वह व्यक्ति क्या है? सफल हो जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति पैसा की अपेक्षा समय पर अधिक क्या करेगा? महत्व देगा, वैसा व्यक्ति क्या होगा? सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय समय को अधिक महत्व देगा। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति क्या है? अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की असमय कार्य करने वाले, तो असमय कार्य करने वाले कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। ठीक है, असमय जो समय पर कार्य नहीं करते हैं वैसा व्यक्ति कायर तथा निरुद्यमी बन जाते हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, कायर तथा निरुद्यमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने है कि सदुपयोग का संधि विच्छेद है। तो सदुपयोग का संधि विच्छेद कीजिएगा तो सत्य प्लस उपयोग होगा। क्या होगा? सत्य प्लस उपयोग, सदुपयोग का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा फोर्थ, सत्य प्लस उपयोग। ठीक है, सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस उपयोग होगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, सत्य प्लस उपयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है। देखिए, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी आपका ढेर सारी धन संपत्ति नहीं होती है, ढेर सारा समय भी नहीं होती है। समय का ठीक से उपयोग करना, समय का ठीक से उपयोग करना ही जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा समय का ठीक से उपयोग करना। ये क्या होता है? आपका जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है। यानी जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? तो समय का सदुपयोग, यानी समय का ठीक से उपयोग करना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, समय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, समय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? तो आ प्रत्यय का उपयोग क्या है? क्या होगा? समय शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? तो आ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, आ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99 है कि समूह में भिन्न शब्द है। समूह में भिन्न शब्द है। देखिए, जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी, वे सभी क्या थे? सफल महान व्यक्ति थे। तो ये सभी क्या है? महान व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं और व्यक्ति इसका सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, व्यक्ति। ठीक है, इन सभी में कौन सा शब्द भिन्न है? तो आपका व्यक्ति शब्द भिन्न है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर दिया हुआ है 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को। ठीक है, वो तो अभी पढ़े हम लोग गद्यांश को, गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया था। अब हमारा यहाँ पर है आपका काव्यांश। ठीक है, जिसको हम पद्यांश बोलते हैं, कहानी काव्यांश। अब यहाँ पर कहता है कि 100 से 105 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब देखिए, यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है। अब इस काव्यांश को पढ़ना है और इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। काव्यांश दिया हुआ है, जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा ना गया हो, संकीर्ण दीवारों से, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहाँ बिना थके कार्यशील बाहें
उठती हो निर्माण की ऊंचाइयां छूने, जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ। मृत प्राय आदतों के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। ठीक है, जागृत करो, जागृत करो। और यहाँ आपका काव्यांश यानी आपका कविता दिया हुआ था। अब इस कविता पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दिया हुआ है कविता में जागृत करने से तात्पर्य है, तो देखिए कविता में जागृत करने का तात्पर्य है आपका चेतना भरना। क्या होता है? चेतना भरना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, चेतना भरना। जागृत करने का मतलब क्या है आपका? चेतना भरना। अगला प्रश्न की कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? तो स्वाभिमान को। कविता में स्वाभिमान को महत्व नहीं दिया गया है। कविता में किसको महत्व नहीं दिया गया है? देखिए संकीर्ण दीवारों को। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका थर्ड नहीं होगा, क्या होगा आपका? वन होगा, संकीर्ण दीवारों को। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया आपका? संकीर्ण दीवारों को महत्व नहीं दिया गया। निर्भय होने को, स्वाभिमान होने का और अखंडता होने का इसका महत्व दिया गया है, लेकिन संकीर्ण दीवारों होने का महत्व नहीं दिया गया आपका कविता में। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, संकीर्ण दीवारों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने है, कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे, देखिए कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। किस? ठीक है, कविता के अनुसार बोलने से पहले क्या है? सत्य की कसौटी, यानी सत्य को जानना चाहिए। ठीक है, सत्य को जानना चाहिए बोलने से पहले, यानी सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका धर्म पथ पर अग्रसर होना। धर्म पथ पर अग्रसर होना। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न के शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। तो देखिए शब्द में एक प्रत्यय लगाने से आपका शाब्दिक नया शब्द क्या बनेगा? शाब्दिक बनेगा। ठीक है, शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? शाब्दिक बनेगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा आपका? नया शब्द शाब्दिक बनेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निर्भय शब्द में मूल शब्द है। निर्भय शब्द में मूल शब्द है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्भय शब्द में मूल शब्द आपका भय है। क्या है आपका? भय है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, भय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? बुनियादी पठन कौशल नहीं है, ये आपका रूप विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, रूप विज्ञान। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, वे डांस का अनुगमन कर रही है। क्या होगा राइट आंसर? तो ये होगा इसका राइट आंसर होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। बच्चों को स्वयं क्या है? अपनी भाषा को स्वयं योग्य बनाने के लिए, स्वयं को उसको अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहना क्या है आपका? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा डांस का एक सामाजिक उपकरण है। भाषा जो है ये आपका क्या है? अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। क्या है आपका? अंतःक्रिया होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, भाषा अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। ठीक है, बच्चों जो होते हैं वह भाषा को समाज के अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? समाज के अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर होगा, अंतःक्रिया।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख या समय आदि को खोजना क्या होता है? तो स्थानीय अवबोधन होता है। ठीक है, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख या समय आदि को खोजना क्या है? आपका स्थानीय अवबोधन होता है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय अवबोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणाओं की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास कर रही है। तो देखिए, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए क्या है? एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो शिक्षिका जो है ना, वह विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। बच्चा जो है क्या है? बच्चा जो है क्या कर रहा है? आपका विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। ठीक है, तो लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, तो वे डैश का अभ्यास कर रही है। तो वे क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, विस्तृत पठन। कोई लंबा पाठ पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि विस्तृत पठन का क्या कर रहा है? अभ्यास कर रही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत पठन, यानी विस्तार से उसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? विस्तृत पठन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है कि एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि वो शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, एक शिक्षक जो है बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। ठीक है, क्योंकि क्या है? यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और क्या है? अपने वास्तविक जीवन में जो वे अपने क्या है? वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। नए शब्द सिखाने के लिए क्या करता है? वास्तविक वस्तु का उपयोग करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, बच्चों को नए शब्द जब सिखा रहे हैं, तो नए शब्द सिखाने के लिए आप वास्तविक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि बच्चों में शब्द और वस्तुओं के बीच क्या है? संबंध जोड़ने में क्या होगा? मदद होगा, और भी अपने वास्तविक जीवन में क्या है? जिस वस्तु को देखते हैं उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न है कि जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को कहते हैं। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह बोलता नहीं है, इस अवधि को डैश कहते हैं। तो इस अवधि को क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। यदि वह बोल नहीं पाता, बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं लेकिन वह बोल नहीं पा रहा है, तो इस अवधि को कहते हैं मूक। क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, मूक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक। तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक पाठ वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक कौन होंगे? जो पाठ वस्तुओं के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करता हो। वह कैसा शिक्षक होगा? प्रभावी भाषा शिक्षक होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा? अच्छी प्रभावी भाषा शिक्षक होगा जो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करता हो। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करना। क्या है? एक प्रभावी भाषा शिक्षक का यह क्या है? आपका गुण होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उस शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? तो आकलन की यह रणनीति जो है आपका पोर्टफोलियो आकलन कहलाती है। क्या कहलाती है?
पोर्टफोलियो आकलन कहलाती है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा को हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं, जिसमें बच्चों की मातृभाषा को हस्तक्षेप की अनुमति न हो, वैसा शिक्षण पद्धति को कहते हैं प्रत्यक्ष पद्धति। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष पद्धति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है, कौन सा बताइए। तो शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, ये आपका अधोगामी उपागम आधारित नहीं होता है। ठीक है, यह क्या है? आपका अधोगामी उपागम आधारित नहीं है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। या क्या आपका अधोगामी उपागम आधारित नहीं है। ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण है। तो उपचारात्मक शिक्षण है ये आपका शिक्षार्थी के सीखने में आने वाले रिक्तियों को भरना। शिक्षार्थी के सीखने में आने वाले रिक्तियों को भरना, ये क्या है? आपका उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन आपका एक का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है, डैश है। तो ये आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया जो है ना, आपका पठन संबंधी विकार होती है बच्चों में। तो जिसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना सही अक्षर को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके पढ़ते हैं, यानी डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी विकार होती है। जिसमें क्या है, बच्चों अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने में क्या होता है, कठिनाई महसूस करती है। तो क्या होता है आपका डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी विकार होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डिसलेक्सिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? निम्नलिखित में कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा में प्रदर्शित चार्टर्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, यह जो होता है आपका भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रदर्शित चार्टर्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, ये सभी क्या है? भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह लास्ट प्रश्न है आपका हिंदी का। प्रश्न की प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, वे शिक्षार्थी जो है ना अपने प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं। तो ऑप्शन आपका एक का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 9 जनवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों, कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर सीटेट के एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत प्रश्न जो है ना इधर उधर शब्द को, वाक्य को उलट पुलट कर पूछता है, लेकिन प्रश्न जो है ना आपको यही सब प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। तो हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक मैंने 2011 से 2023 तक के सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सभी का वीडियो हम डाल दिए हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ईयर वाइज आप पढ़िए, हम ईयर वाइज सबका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप जाकर वहाँ से पढ़ करके आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वैसे बच्चे जो सीटेट के एग्जाम तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ हो जाएगा, उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।